Students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों चैप्टर चल रहा है आपका सरफेस केमिस्ट्री और टॉपिक हमारा चल रहा है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट से बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो है कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड के वर्गीकरण में एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पार्ट है आपका, जैसे हेडिंग आपको दिखाई पड़ रही है कि परिचित प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडल को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है। तीन पार्ट में एग्जैक्टली वर्गीकृत किया गया है कोलाइड को कणों के आधार पर। बहुआर्किक कोलाइड होते हैं, बृहदार्किक कोलाइड होते हैं और संगृहित कोलाइड होते हैं। संगृहित कोलाइड वाला जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड बोर्ड एग्जाम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू अदर्स। ओके, बट पूरा टॉपिक में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। बहुआर्किक कोलाइड के लिए आपसे कह रहे हैं बहुआर्किक कोलाइड। कौन से होते हैं बहुआर्किक कोलाइड? देखिए डेफिनेशन में आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कोलाइड पदार्थ जिनमें उनके जो परमाणु होते हैं वो एक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन कंडीशन कह रहे हैं, कंडीशन क्या है कि परमाणु के जो परमाणु हैं या अणु हैं, जो कण हैं, मतलब कहने का कोलाइड के जो कण हैं उनका आकार होगा 1 nm से कम। 1 nm से कम होता है कणों का आकार। उस कणों में परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। पॉइंट फिर समझिएगा, कोलाइड पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो परमाणु हो या वो अणु हो, अगर उनका आकार है 1 nm से कम और वो एक समूह के रूप में उपस्थित है, एक समूह के रूप में उपस्थित है, तब आपका जो कोलाइड बनता है वो होता है कौन सा? बहुआर्किक कोलाइड। तब आपसे कह रहे हैं एक और पॉइंट, इनका छोटा सा प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये वाले जो कोलाइड होते हैं बेटा, ये वॉन डेर वाल्स बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। और इसके अलावा आपको जो एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए जैसे आपको जो मेटेलिक सॉल्ट्स मिलते हैं या नॉन मेटेलिक में भी आपको गोल्ड सॉल्ट मिल रहा है, सल्फर सॉल्ट मिल रहा है, इस तरीके के जो कोलाइड हैं वो आपके यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, बहुआर्किक कोलाइड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बृहदार्किक कोलाइड की, बृहदार्किक कोलाइड क्या होती है तो समझिएगा, बृहदार्किक कोलाइड के लिए कहा जा रहा है कि नाम से भी पता चलता है एकदम बड़ा रहेगा साइज इनका, है ना। तो कह रहे हैं कि इन विलयनों में जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से 1000 nm के मध्य में होता है, जैसे बात में आपको मिलता है। तो इन विलयनों में कणों का आकार 1 nm से लेकर के 1000 nm तक के बीच में होता है। तो आपका जो कोलाइड पदार्थ बन रहा होगा उसे हम बोलते हैं बृहदार्किक कोलाइड। और एक्जैक्टली यहाँ की और प्रॉपर्टी आपसे बता रहे हैं कि विलयन की अवस्था में ये वाले जो कोलाइड होते हैं ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। तो कह रहे हैं ये विलयन अधिक स्थायी होते हैं। और अच्छा, ये जो पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसमें आपको प्राकृतिक कोलाइड भी मिलते हैं। प्राकृतिक कोलाइड जैसे आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें भी आपके यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा जो मैन मेड होते हैं, जो आपके लैब में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल रहते हैं, वो भी जैसे पॉलीथीन है, पॉलीएस्टर है, ये वाले कोलाइड भी आपका यहीं पर कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर। यहाँ पर आपने कैटेगराइजेशन देख रहे हैं। दो पार्ट आपने पढ़े, पहला है आपका बहुआर्किक कोलाइड और दूसरा है आपका बृहदार्किक कोलाइड। इसके बाद जब हम बात करते हैं संगृहित कोलाइड की, ये तो हमने आपसे पहले कहा, वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन आया है। संगृहित कोलाइड से आप क्या समझते हैं उसे आप एक्सप्लेन कीजिए, या फिर कहते हैं कि मिसल क्या होता है, मिसल बताइए और मिसल की क्रियाविधि बताइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संगृहित कोलाइड के बारे में। संगृहित कोलाइड आपका है क्या बेटा? तो देखो कह रहे हैं कि ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रण पर, सांद्रता कम है, तब आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रण पर व्यवहार कर रहे हैं, किसके जैसे? प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि उच्च सांद्रण पर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। सांद्रता अगर विलयन में कम है तो वहां पर जो पार्टिकल है वो आपका बिहेव कर रहा होगा एज लाइक अ यस प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट जब सांद्रता हो जा रही है ज्यादा, उस केस में वही कंपाउंड, वही पदार्थ आपका बिहेव करने लगता है एज लाइक अ कोलाइड। कोलाइड तरीके बिहेव करता है। तो इस टाइप के जो आपको कोलाइड मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं संगृहित कोलाइड। और आपसे बात कह रहे हैं कि जब आपको जो संगृहित कोलाइड मिलते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाले जो कोलाइड बनते हैं बेटा, इन कोलाइड में आपसे कह रहे हैं कि देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि एवं समूहन से बने कण, वो जो आपस में मिल गए हैं, कोलाइड के तरीके व्यवहार करने लगे, वो उनके समूह से एक और पार्टिकल बड़ा सा बन रहा है। वो जो पार्टिकल नया वाला बनता है ना, उसको हम लोग मिशेल बोलते हैं बेटा। मिसल अलग से पूछा था, मिसल क्या होता है? संगृहित कोलाइड आपका यहाँ पर जो बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। एग्जांपल में आपको साबुन है, डिटर्जेंट है, इनके पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, वो आपके मिसल के लिए आते हैं। मिसल के लिए पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी बताया हुआ था वैसे ही आप समझ लेंगे। मिसल के लिए कहा जाता है कि मिसल में दोनों पार्ट होते हैं, एक से द्रव स्नेही वाला पार्ट भी होता है और एक द्रव विरोधी पार्ट भी होता है, दोनों से।
मिसल, मिसल में जब स्नेही पार्ट भी होगा तो स्नेही भाग भी होता है, द्रव विरोधी भाग भी होता है, ये बात आपसे कह रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसल का निर्माण जो होता है ना, वो एक फिक्स टेम्परेचर जो उसका रहता है उससे थोड़ा सा अपर टेम्परेचर रहता है, तो उसके निश्चित ताप से ज़्यादा ताप पर होता है मिसल का निर्माण। और इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, KRFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट ताप जो होता है उस ताप पर मिसल का निर्माण होता है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। Good morning class. We will continue our topic active passive voice. As in our previous audio, we started the chapter, but once again I am going to summarize some previous rules before you. And as already I have told you that this one is the last unit of your transformation. Okay. So students, just see that active voice means subject-based sentence where subject is dominator. Okay. What is the sequence of, in general, what is the sequence of sentence? Subject, verb and object. Okay. In assertive sentences, we find this structure: subject, verb and object. But sometimes we give a stress to our object, then it becomes object-based sentence, यानी कर्म प्रधान वाक्य. And whenever your sentence is going to convert it object-based sentence, it means that is written in the passive form. है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, कर्ता प्रधान वाक्य और कर्म प्रधान वाक्य. सब्जेक्ट आई थिंक ऑलरेडी यू नो, एंड एज फार एज ऑब्जेक्ट इज कंसर्न, यू नो, इन हिंदी वी कॉल इट कर्म, है ना, मतलब द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, वर्क डन बाय द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट. ओके, नाउ there is some easy going way to find out the object. As I already have told you, whenever we are going to put question in our main verb, what and who and whom, the answer will be, if we are going to be find out answer, it means the sentence has object. And if we do not find out the answer of the question what and who, it means the sentence is intransitive, that does not has object. Okay. And next important thing, as you know that without object you cannot change active voice into passive voice. So you should know very well what is object and how many types of object. There are two types of object: indirect object and direct object. In my previous audio I told you that indirect object, living things, and direct object, lifeless things. Okay. Generally, indirect object comes before direct object. Your sentence may possess both the object, both types of the object. Either it may have only one. एक भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कभी कभी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं. If the sentence possesses two types of object, it means you can convert active voice into passive in two types. आप इनडायरेक्ट की हेल्प से भी उसको पैसिव बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी उसको पैसिव बना सकते हैं. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉमन रूल्स रिलेटेड फ्रॉम चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव. ओके, द फर्स्ट रूल, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. है ना, ऑब्जेक्ट को ढूंढना सबसे पहला वर्क होता है पैसिव बनाने के लिए. और ऑब्जेक्ट को ढूंढने में कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि सेंटेंस के सबसे लास्ट में ही ऑब्जेक्ट मिलता है. इज इट नॉट? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में ही स्टैंड करे. ठीक, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले अपने व्हाट और हु और हुम वाले प्रोसेस को अपनाएं. दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि सबसे लास्ट में भागने से ज़रूरी नहीं है कि वो ही आपका ऑब्जेक्ट हो तो आपका पैसिव गलत हो जाए. दूसरी चीज़, अगर ऑब्जेक्ट में भी नॉट इन सिंगल वर्ड, नाउन और प्रोनाउन के रूप में एक सिंगल वर्ड के रूप में ही आपका ऑब्जेक्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है. कभी कभी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे ग्रुप में होता है, फ्रेज होता है.
ठीक है। तो हम उस पूरे ग्रुप, उस पूरे फ्रेज को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आप सिंगल वर्ड को अगर ऑब्जेक्ट के लिए उठाना चाहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, आई विल क्लियर इट with the help of example. But first of all, you should know you have to find out object and that will be your subject. Okay, object will be converted into subject. अब आपने जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने कल बताया था आपको, टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बिफोर एक्सप्लेनिंग these three tense, I will give you information as I think you are familiar with the thing. ये चीज़ शायद आप जानते भी होंगे कि जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, चार, इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव नहीं बनाते, वैसे इन चारों को भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, लेट अस सी। प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ये आप ईच, एम एंड आर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन एंड लेटर। नाउ इन पास्ट, वॉज, वर। मुझे इतना तो कंफर्म है कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपको ये नाउन, वॉज, वर का यूज अच्छे से क्लियर होगा। एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न, विल बी एंड शैल बी। देखिए, एक थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा होगा कि यहीं पर हम जब विल बी और शैल बी लगा दे रहे हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस वाला पैसिव वॉइस नहीं है। तो सेकेंड, अब इसके बाद ये तो टेंस की बात हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इंडेफिनिट टेंस की चर्चा है, इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ continuous sentences. In continuous sentences, as the sentences continuity of verb, और इस continuity को शो करने के लिए हमें ing का यूज करना होता है, पार्टिसिपल फॉर्म का। और आपको पता है कि आप पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यू आर ऑलवेज एट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब आप अपने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आपकी फर्स्ट आईएनजी भी आपके फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, तो उस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ऐड करने की वजह से यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्मूला लेके चलते हैं, बी आईएनजी बीइंग। ओके, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये आईएनजी का सेटलमेंट है, क्योंकि बी का मतलब होता होना। दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, होना। दैट्स व्हाई as this is the rule that we are going to add ing with the only first form। तो हम इसको being के साथ सेट करते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का निकलेगा, सेंटेंस वाले मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है और उसके साथ हमें being का यूज करना होता है। ओके, एंड परफेक्ट सेंटेंस, जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड होती है। इसके साथ हमें पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग को ऐड करते हैं, यानी कि हैज बीन, इधर हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन एंड विल हैव बीन, will have been and shall have been. Indefinite, continuous, perfect sentence, and you know perfect continuous doesn't cut under the category of passive form. So last one is modals. Modals, you know, can, could, may, might, must, should, etc. Here we are going to use be plus main verb की third form, be plus main verb की third form. Now if you should, suppose you are going to put should, तो should be, must be, ought to be, can be, could be,
एक्सेट्रा। हम मॉडल्स के साथ बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। सेकेंडरी आपने टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की, एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। Already in every type of sentences in passive form, it is compulsory to use main verb third form. Main verb की third form को ही use करेंगे। And after that, by plus agent, okay? by plus agent, यानी जो हमारा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके पहले हमने by यूज किया। These are the common rules to transfer active into passive, especially related with assertive sentence and all other sentences. Structure ही change होता है interrogative में। And now one thing I want to tell you, in your grammar book on page 68, there are given some things, some rules that you have to note down in your prayer copy. Actually, some verbs do not follow by. Some verbs do not follow the preposition by in making passive form. Just as known and oblige are followed by to, not by. मतलब हम हर जगह by you, by me, by इस तरह से यूज करते हैं। तो कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे हैं जहां हम बी बाय प्रीपोजिशन की इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, एंड इन द प्लेस ऑफ बाय वी विल पुट सम अदर प्रीपोजिशन। सो देयर इज अ लिस्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू। रूल नंबर 1, मतलब ये वर्ब्स हैं जो बाई को नहीं बल्कि अदर प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, लगाया जाता है, बाई नहीं लगाया जाता। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड बिफोर यू। Surprised, astonished, disappointed, distressed, displeased, alarmed, इनके साथ हम by के प्लेस पे at का यूज करते हैं। known and obliged के साथ by के प्लेस पे to को यूज करते हैं। pleased, satisfied, disgusted, charmed, thronged, lined, they are followed by with in the place of by। Next one, content and interested, they are followed by in the place of by. So these verbs which are followed by different preposition on the place of by, that should be noted down in your prayer copy. And now with the help of these rules we are going to transfer from assertive from active into passive। assertive sentences को हम इनके हेल्प से जो है वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, the clerk completed his file। Okay, now the clerk is subject, completed his work, and his file is object। Okay, now you have to choose object and give in the place of subject his file। Sentence belongs past indefinite sentence, and I have told you that in the past you are going to shut out was or what, इनमें से कुछ चूज करना है according to your new subject was। His file was। Now third form of the verb completed by the clerk। The doctor suggests medicine
prescribes medicine to the patient. As you know student, there are two types of object, indirect object and direct object. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the doctor prescribes the patient medicine. ओके, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पीछे रखते हैं तो हमें किसी प्रीपोजिशन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. ओके, अब हम इसको किसी भी तरीके से पैसिव बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन से भी और पेशेंट से. ओके, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द पेशेंट. द पेशेंट, the sentence belong present indefinite tense. That's why the patient is prescribed medicine by the doctor. और या medicine is, या medicines अगर हम plural में रखेंगे तो आर हो जाएगा, अदरवाइज medicine is prescribed to the patient by the doctor. Okay. Next one. She has taught an important lesson. Now, the object is an important lesson. Okay, the sentence is in present perfect tense. That's why has been. Okay, an important lesson has been taught by her. Okay, students, I think that is enough for today. Now note down your homework, exercise 10A on page 70, and in my next video I will give answer sheet. Yeah, I will explain answer sheet before you, and till then have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने रस पढ़ा था. मैंने रस की परिभाषा आपको पढ़ाई थी, साथ ही मैंने रस के अंग आपको बताए थे, और रस के अंग बताने के बाद सभी रसों के स्थायी भाव बताए थे. इसके बाद जो पाठ्यक्रम में, चूंकि कक्षा 12 में ये रिवीजन वर्क चल रहा है, तो निर्धारित जो पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का, उसमें जो रस हैं अब हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले जो रस आता है बच्चों, वो आता है श्रृंगार रस. श्रृंगार रस परिभाषा मैं आपको ओरल सुना रही हूँ. रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है. फिर से एक बार आप श्रृंगार रस की परिभाषा सुने. रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं. श्रृंगार रस के दो भेद हैं बच्चों. पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस. और दूसरा होता है आपका वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस. बच्चों, अब हम सबसे पहले जानेंगे संयोग श्रृंगार रस. परीक्षा में रस से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको परिभाषा लिखने के लिए आती है, उदाहरण लिखने के लिए आता है और स्पष्टीकरण लिखने के लिए आता है. तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार रस. संयोग श्रृंगार रस. इसकी परिभाषा होगी
जहां नायक नायिका के मधुरालाप मिलन आदि का वर्णन होता है। आदि का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक नायिका के मधुरालाप माने होता है मधुर बातचीत का, मिलन आदि का वर्णन होता है, मिलन आदि का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। बच्चों अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सरल से सरल जो आपको याद हो उसको लेंगे ताकि सरलता से आप उसको लिख सकें और उसका स्पष्टीकरण भी लिख सकें। तो मैं सबसे सरल ले रही हूं, आपने 10th में भी इसको पढ़ा होगा। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप देख रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने, यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब वाटिका में प्रभु श्री राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं। तो लता ओट तब सखिन लखाए, लताओं की ओट में छिपकर जो है सीता श्री कृष्ण को क्या करती श्री राम को सखियों को दिखा रही हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल रंग के भगवान श्री राम और गोरे रंग के लक्ष्मण जो हैं वो अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, उनके सौंदर्य को देखकर सभी के जो नेत्र हैं वो ललचाने लगते हैं, अर्थात उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। हर से जन निज निध पहचाने, और ऐसा लगता है मानो सीता के नेत्र अपने विष्णु के अवतार श्री राम को देखकर अपने निधि माने होता है अपने ही खजाने को पाकर उसे पहचान गए। बच्चों अब हम आते हैं स्पष्टीकरण पर। तो स्पष्टीकरण लिखने का भी एक तरीका होता है, उसको आप फॉलो करेंगे। स्पष्टीकरण में मैंने बच्चों अपने पूर्व के वीडियो में आपको समझाया था कि सबसे पहले जो पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है स्थायी भाव। दूसरा जो पड़ता है वो होता है विभाव, और विभाव के भी मैंने बताया था कि 2 भाग होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव, और आलंबन विभाव के पुनः 2 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है आश्रय और दूसरा हो जाता है विषय।
फिर आपका आता है दूसरा, इसका भाग आता है उद्दीपन। उद्दीपन। फिर इसके बाद आता है बच्चों अनुभाव, और चौथा पॉइंट आता है आपका संचारी भाव। परीक्षा के दौरान बच्चों आप इसी तरह से स्पष्टीकरण देंगे। तो सबसे पहले स्थायी भाव, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रति। फिर विभाव के दो भाग हो गए, आलंबन और आश्रय। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है। तो किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, प्रेम किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, सीता। तो आश्रय कौन होगा, सीता। अब किसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो विषय कौन है, राम, श्री राम। उद्दीपन, कारण, किस कारण ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहां पर होगा लता, मंडप आदि। लता, मंडप आदि। इसके बाद अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। तो शारीरिक चेष्टाओं के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, जैसे नेत्रों का ललचाना, नेत्रों का ललचाना, सखियों को राम का रूप, सखियों का राम रूप दर्शन, राम रूप दर्शन। और संचारी भाव मैंने बच्चों बताए थे कि वे भाव जो थोड़े समय के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और थोड़े समय बाद क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर संचारी भाव होगा जैसे हर्ष, चंचलता, चपलता आदि। इसके बाद बच्चों अब हम आते हैं वियोग श्रृंगार रस पर। वियोग श्रृंगार रस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया जाता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। आगे समझ में, जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, विक्षोभ का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण इस पर है, समझिए जरा इसको। हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बच्चों यदि इसकी व्याख्या देखें तो उस समय का वर्णन है जब रावण सीता का हरण कर ले जाता है और प्रभु श्री राम जो है व्याकुल होकर पशु पक्षियों से सीता का पता पूछते हैं। तो प्रभु श्री राम, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग पक्षी और मृग माने होता है पशु, हे पशु और पक्षियों, और हे सुंदर नेत्रों वाले हिरण, क्या तुमने मृग के समान, हिरण के समान नेत्रों वाली सुंदर सीता को देखा है। अब बच्चों हम आते हैं इसके स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण डालेंगे आप। स्पष्टीकरण की पहली हेडिंग क्या होगी, स्थायी भाव। दूसरा क्या आएगा, विभाव। विभाव, और विभाव के अंतर्गत पहला क्या आएगा पॉइंट,
विभाव के अंतर्गत पहला पॉइंट आएगा आपका आलंबन, और आलंबन के अंतर्गत भी बच्चों जो भाग हो जाते हैं वो पहला होगा आश्रय और दूसरा होगा विषय। तीसरा मैंने बताया था बच्चों अनुभाव, और चौथा बताया संचारी भाव। कविता का अर्थ तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर स्थायी भाव सभी को मालूम है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, रति। तो रति लिखेंगे। फिर आश्रय, अब आप बताइए कि इसमें आश्रय कौन होना चाहिए। तो इसमें जो आश्रय होगा वो किसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, जो है रति, वो हो यहाँ होगा आपका राम, श्री राम। और किसके प्रति हो रहा है, सीता। अब अनुभाव उद्दीपन, इस जगह आएगा उद्दीपन विभाव। दूसरा भाग होगा उद्दीपन विभाव। किस कारण ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप उद्दीपन विभाव में लिखेंगे सीता का कुटिया में न पाया जाना, सीता का कुटिया में न मिलना, कुटिया में ना मिलना। इसके बाद तीसरा आएगा बच्चों अनुभाव, और यहाँ पर अनुभाव क्या होगा, पशु पक्षियों से सीता के संबंध में पूछना, पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछना। और इसके बाद आता है बच्चों संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो संचारी भाव में आएगा, संचारी भाव में हो जाएगा दुख, दैन्यता, विलाप आदि। बच्चों यहीं पर ये श्रृंगार रस आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं रस टॉपिक को जारी रखते हुए आपको दूसरे रस पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Good morning students, welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में निश्चित समाकलनों पर आधारित प्रगुण 2 और प्रगुण 3 का सत्यापन बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको प्रगुण 2 पर आधारित कुछ उदाहरण बताए थे। आज मैं इस वीडियो में प्रगुण 3 पर आधारित कुछ उदाहरण बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने पहला सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 2 mod x³ - x dx का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सवाल को i के बराबर लाने दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, इसका जो समाकल है वो मापांक फलन है। मापांक फलन का मतलब देखिए इसके समाकलन में मॉड लगा हुआ है। तो मॉड वाले सवालों को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप ध्यान दें। ये जो फलन है वो x के पदों में है और समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ fx। ये x का फलन है। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था रिवीजन, जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था यही कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया था। अब आप बिना ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। बच्चों क्या होता है कि अगर मापांक यानी मॉड के अंदर कोई बहुपद हो, मॉड के अंदर बहुपद हो, बहुपद का मतलब मॉड के अंदर 1 घात का फलन हो, 2 घात का फलन हो, 3 घात का फलन हो, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं, उसका क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो देखिए ये मापांक लगा है और इसके अंदर देखिए जो फलन है वो त्रिघात बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं बच्चों, मॉड के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रखते हैं।
लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब मॉड के अंदर बहुपद हो। मॉड के अंदर बहुपद हो, 1 घात का समीकरण, 2 घात का समीकरण, 3 घात का समीकरण। तो इस मॉड के अंदर वाली चीज को मैं किसके बराबर रख दे रहा हूँ, x³ माइनस x बराबर 0। तो इससे क्या कॉमन मिलेगा, x क्या बचेगा, x² माइनस 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड कैसे होंगे, x² माइनस 1² इक्वल 0। x, अब देखिए वर्गांतर बनना, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो एक ब्रैकेट में है प्लस b, तो x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक गुणनखंड को 0 के बराबर, तो यदि x बराबर 0 तो पहला x का मान निकला 0। प्रांतिक बिंदु का मतलब है मॉड के अंदर वाली चीज को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान निकलेगा, और मॉड के अंदर ये काम 0 तो आपको तब रखना है जब मॉड के अंदर बहुपद हो, बहुपद के अलावा मत करिएगा। दूसरा क्या है, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1। बच्चों 3 क्रांतिक मान निकले, एक निकला 0, एक निकला माइनस 1 और एक निकला प्लस 1। अब बात आती है कि इसका समाकलन होगा कैसे, तो इसका समाकलन करना बहुत आसान है, बिना ग्राफ की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ जो सब कोई समझ सकता है। तो कैसे करेंगे इसका समाकलन, अब क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा, और ध्यान से देखिए इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 2 तक। x के सापेक्ष करना है तो सीमाएं किसकी है, x की। तो नंबर लाइन में आपको पता है यहाँ पे -1 होगा पीछे और 2 कहाँ होगा आगे। ये नंबर लाइन हम किसकी ले रहे हैं, x के मानों की ले रहे हैं। और देखिए ये जो क्रांतिक बिंदु निकले वो क्या निकले, 0, -1 और +1। तो ध्यान से देखिए क्या 0 इन दोनों के बीच में कहीं है, हाँ होगा, 0 तो होगा इन दोनों के बीच में, ये 0। अच्छा देखिए -1 तो पहले से एंट्री है, अब हमें क्या दिखाना है, +1 आप बताइए कहाँ होगा, 0 और 2 के बीच में ये +1। ये नंबर लाइन हम किसकी बना रहे हैं, fx की, fx के लिए चिन्ह योजना। इसमें आपको मापांक फलन की परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चिन्ह योजना के थ्रू भी कर सकते हैं चीजों को। तो अब देखिए जरा ध्यान से, मुझे समाकलन करना है -1 से 2 तक, देखिए -1 से 2 तक, और -1 से 2 के बीच में 2 बिंदु मिल रहे हैं, 0 और 1, और दोनों -1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो प्रकृति में यही तो था कि इंटीग्रेशन की लिमिट चलती थी a से b, और a और b के बीच में कोई भी बिंदु आ जाता था, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने। तो देखिए ये a है, ये b है, तो इनके बीच में 2 पॉइंट आ गए, अगर हम इसको c ले लें और इसको d ले लें तो फिर कैसे इंटीग्रेशन चलता था, लेफ्ट टू राइट बताया था, पहले a से c, फिर c से d, फिर d से b। इसमें आपको परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सीधा हो जाएगा चिन्ह योजना से। तो आप क्या करेंगे, मुझे ये समाकलन चाहिए ना, तो लिखेंगे क्योंकि हमने देखा 0 और 1, 0 भी देखिए, 0 भी और 1 भी किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है 0, 2 से छोटा है, और 1 भी देखिए -1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो अब मुझे समाकलन करना है -1 से 2 mod x³ माइनस x dx। तो देखिए चिन्ह योजना के अनुसार -1 से 2 तक, -1 से 2 तक की संख्या रेखा कितने पार्ट में, देखिए एक बार -1 से 0 चलेगी, फिर 0 से 1 चलेगी, फिर 1 से 2 चलेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 0 mod x³ माइनस x dx प्लस, अब एक बार 0 से 1, तो 0 से 1 mod x³ माइनस x dx प्लस 1 से 2 mod x³ माइनस x dx। अब ये जो चिन्ह योजना बनाएंगे इसी से चीजें लगने वाली है, जो मॉड ब्रेक होगा इस चिन्ह योजना से ब्रेक होने वाला है मॉड इसका। देखिए -1 से 2 mod x³ माइनस x dx इक्वल। अब देखिए ध्यान से, अब हमें ये जो इंटीग्रेशन करना है -1 से 0 तक करना है, ये देखिए -1 है, ये 0, इतने टुकड़े में बस ध्यान से देखिए। आपको एक संख्या सोच ली -1 से बड़ी और 0 से छोटी, बस आपको इतना देखना है कि -1 से 0 के बीच में कोई क्या संख्या ऐसी है, उसको उठा के कहाँ रखना है, मॉड के अंदर वाले फलन में, क्योंकि अब मॉड किसका निकाल रहे हैं, x³ माइनस x का। ये आप
पढ़ चुके वर्तमान ह्रासमान फलन में इसी तरीके से होता है। तो मैं क्या करूंगा, -1 और 0 के बीच में कोई भी एक संख्या सोच लें। जैसे -1 और 0 के बीच में हमने सोच लिया -1/2। बहुत ही सिंपल है, -1 और 0 के बीच में कुछ भी एक नंबर सोच लें और इसको यहाँ भरते हैं x की जगह। मॉड ना सोचिए, तो ये लिखा है x³ - x। तो जब तक भरेंगे -1/2, सपोज -1/2 भर रहा है, तो यहाँ पर भी x की जगह -1/2 भरेंगे, क्या आएगा 1/2। तो इसको हल करें, -1/1 प्लस 1/2, एलसीएम लें 8 -1 प्लस 4, कितना है 3/8। कैसा रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो हमें पता चल गया कि -1 से 0 तक आप कुछ भी भरें इस इंटरवल में तो आंसर कैसा आना है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये चिन्ह लग गया कैसा, पॉजिटिव। इसी प्रकार आप इसमें भी देखिए 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या सोचिए, जैसे प्लस का 1/2। तो जब प्लस का 1/2 इसमें भरेंगे x³ - x में, तो प्लस का 1/2 भरे 1/2 का क्यूब -1/2। तो जब इसको हल करेंगे तो बच्चों ये आएगा निगेटिव, करके देखिएगा निगेटिव नंबर आएगा। अब 1 से 2 के बीच में देखिए, 1 से 2 के बीच में सोच लीजिए 3/2 है, 3/2 भर दें इसमें x³ - x। तो 3/2 का क्यूब -3/2, तो कितना आने वाला है 27/8 -1/2। और इसको भी बच्चों हल करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। यानी -1 से 2 तक जितने भागों में संख्या रेखा थी सबके हमने चिन्ह कवर कर लिए। आप ये समझना बहुत ही आसान है, ये आपको करना पड़ेगा मापांक फलन में हमेशा। तो देखिए पहला समाकलन क्या है, पहले समाकलन की लिमिट है -1 से 0। तो देखिए -1 से 0 के बीच में ये फलन कैसा है, पॉजिटिव। -1 से 0 तक मॉड कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, अभी हम करके देख चुके हैं। तो ये मॉड का सिंबल हट जाएगा और लगेगा -1 से 0 प्लस का x³ - x dx प्लस। अब बताइए 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कैसा चिन्ह आया, निगेटिव। तो ये मॉड ऋणात्मक टूटेगा, तो लिखेंगे 0 से 1 माइनस का x³ - x dx और प्लस। अब यहाँ पे बताइए 1 से 2, 1 से 2 में ये मॉड कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। तो 1 से 2 x³ - x dx। इस तरह मुझे समाकलन करना है, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये पावर कितनी लगी है, +1 लगी और बीच में माइनस लगा, तो इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग। तो x³ का समाकलन क्या, x⁴/4 माइनस x का समाकलन x²/2। लिमिट कितनी, -1 से 0। और ये देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका समाकलन सेम यही उतरने वाला है। लिमिट 0 से 1 प्लस इसका समाकलन x⁴/4 माइनस x²/2। लिमिट कितनी, 1 से 2। बस इसकी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो -1 से 2 मॉड x³ - x dx इक्वल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उच्च सीमा रखेंगे, तो उच्च सीमा 0 है, तो 0 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस निम्न सीमा कितनी, -1 रखें, तो -1⁴ यानी +1 अपॉन 4 माइनस, और यहाँ पे x की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी +1/2 माइनस। अब क्या करें, फिर से यहाँ पर उच्च सीमा रखिए 1, तो 1⁴ यानी 1/4 माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 1/2 और माइनस। जब 0 रखेंगे तो ये पोर्शन भी 0 होगा, ये पोर्शन भी 0 होगा, इसको मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पर रखिए अपर लिमिट, तो x की अपर लिमिट क्या है, 2, तो 2 की घात 4 16, तो 16/4 का मतलब 4 माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 का मतलब 2 माइनस लगाया। अब x की जगह निम्न सीमा रखिए 1, तो 1⁴ यानी 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2। बस इसको हल कर लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आने वाला है, 0 माइनस, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4, कितना बचेगा 4, 1 - 2 और माइनस
और देखिए ये ब्रैकेट भी सेम है, तो इसको सेम हम इसका रिजल्ट यही काट दें 1 माइनस 2/4। और देखिए ये 0 हो गया और ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 में 2 गया 2 और माइनस, यहाँ पे लासा लेके लिखेंगे 4 तो बचेगा 1 माइनस 2। तो ये 0 बेकार है, 1 में 2 माइनस करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 1/4। यहाँ पर भी -1 आएगा, माइनस का गुणा करेंगे प्लस का 1/4, ये माइनस का और 2 ये ये बच्चों ये ब्रैकेट यहाँ तक था और बीच में ये प्लस लगा, तो यहाँ पे कर देते हैं प्लस, और ये बचा +2 और ये प्लस और माइनस माइनस, 1 में 2 जाएगा तो बचेगा -1/4। तो देखिए 1/4 प्लस 1/4 +2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/4। इसको जब लासा लेके हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 11/11 आ जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा। आइए अगला सवाल भी बताते हैं इसी तरीके से, लेकिन अब की बात जो बताएंगे वो मापांक फलन में एक ग्राफ का बहुपद होगा, और इसको भी बिना ग्राफ की मदद से बताने वाले। इंटीग्रेशन 0 से 1 mod x 0 से 4 mod x - 1 dx। पहले जब पढ़ाया गया तो हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू आपको बताया था, अब बिना ग्राफ के भी सीखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले माना I बराबर 0 से 4 mod x - 1 dx। देखिए इसका समाकलन भी क्या है, मापांक फलन है, जैसे fx मान लिया। अब क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे फिर से, और क्रांतिक बिंदु निकालने का ये तरीका जो है वो सिर्फ मापांक फलन में तभी काम करेगा जब बहुपद हो। ध्यान रखना, मापांक के निशान के अंदर जब बहुपद हो तभी इसी तरीके से क्रांतिक बिंदु निकालें। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो x - 1 है उसे 0 कर देंगे, तो x इक्वल क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो देखिए अब इसकी नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी बिना ग्राफ के करना है तो नंबर लाइन बनाते हैं किसके लिए, fx के लिए, fx के लिए। तो देखिए इसमें समाकलन हमें कहां से कहां तक करना है, 0 से 4, तो नंबर लाइन में ये 0 ये 4। अब देखिए 0 से 4 के बीच में क्रांतिक बिंदु जो निकला है 1, वो आता है कि नहीं आता, देखिए 0 से 4 के बीच में 1 आता है, तो मुझे समाकलन सिर्फ इतने पोर्शन में करना है फंक्शन का। तो देखिए 0 से 4 के बीच में एक बिंदु क्या आया 1, तो ये इंटीग्रेशन अब दो भागों में टूटेगा, एक बार 0 से 1, एक बार 1 से 4। ये बिना ग्राफ के थ्रू है, लेकिन नंबर लाइन आपको बनानी पड़ेगी। अब इसकी हम चिन्ह योजना भी बना लेते हैं। देखिए इसका मापांक क्या था, mod x - 1 था, तो जल्दी से आप इतना सोच लीजिए 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या रख दीजिए, 0 से 1 के बीच में 1/2 रख दें, तो 1/2 जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 - 1, कितना -1/2, यानी इसका रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। अच्छा अब 1 से 4 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, इसमें तो बहुत ऑप्शन है, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो मान लीजिए 2 रखा तो +1 आएगा, 3 रखेंगे तो +2 आएगा, यानी इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बस मुझे इतने पे करना है, तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए अब मुझे करना है 0 से 4 mod x - 1 dx, तो ये कैसे टूटेगा, प्रगुण 3 से टूट जाएगा। 0 से 4 के बीच में बिंदु 1 आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 से 1 mod x - 1 dx प्लस 1 से 4 mod x - 1 dx। अब आप जान चुके नंबर लाइन में, देखिए 0 से 1 तक ये मॉड कैसा टूट रहा है, निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर निकालें, तो लिखते हैं 0 से 1 माइनस x - 1 dx प्लस 1 से 4 x - 1, 1 से 4 तक कैसा मॉड, मतलब मॉड ऑफ x - 1 1 से 4 तक कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस लगा दिया x - 1 dx। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - x, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 - x dx प्लस, और ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा, x - 1 dx। अब आप इसका समाकलन करिए अलग अलग, तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष x माइनस x का समाकलन x के सापेक्ष
एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट कितनी 0 से 1 प्लस इसका समाकलन करेंगे तो x का समाकलन x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का समाकलन x के सापेक्ष x लिमिट 1 से 4। तो ये चल रहा है इंटीग्रेशन 0 से 4 mod x माइनस 1 dx इक्वल। अब सबसे पहले इस इंटीग्रेशन में उच्च सीमा रखेंगे x की 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी रखेंगे तो 0 ही आने वाला प्लस अब यहाँ पे रखें 4 x की उच्च सीमा 4 का वर्ग 16 16 बटे 2 का मतलब 8 माइनस x की जगह 4 ये तो उच्च सीमा हो गई माइनस और निम्न सीमा कितनी है 1 1 रखिए इन दोनों में ब्रैकेट लगा के तो 1 का स्क्वायर 1 1 बाई 2 माइनस 1 इसको बस हल करेंगे तो 1 में 1 बाई 2 का मतलब 1 में आधा माइनस कर दीजिए तो आधा यानी 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस 8 में 4 गया 4 ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस 1 बाई 2 में जब 1 घटाएंगे तो बच्चों आएगा माइनस 1 बाई 2 कितना आया 1 बाई 2 में 0 गया 1 बाई 2 प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 तो देखिए आधा और आधा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का मतलब 1 और 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 5 ये इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं मापांक फलन वाले तो आप बिना ग्राफ के शुरू भी कर सकते हैं चिन्ह योजना बना के लेकिन कब जब मॉड के अंदर बहुपद हो मॉड के अंदर बहुपद ना हो तो नहीं ट्राई कर सकते आप फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया इंटीग्रेशन 0 से 3 पाई बाई 2 साइन x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैंने आई के बराबर ले लिया। अब ये देखने में सिंपल सवाल है लेकिन यहाँ पे गलती होती है 0 से 3 बाई 2 साइन x dx तो मुझे साइन x का समाकलन करना है x के सापेक्ष तो छोटी सी बात है कि अगर साइन x का समाकलन करना हो आपको x के सापेक्ष कितनी लिमिट में 0 से पाई तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सीधे कर सकते हैं लेकिन अगर इसकी उच्च सीमा पाई नहीं है पाई से ज्यादा है तो फिर समझ लीजिए इसका ग्राफ बना के हमें करना होगा cos x में अगर लिखा है 0 से पाई बाई 2 तक समाकलन करना हो निश्चित तो भी आप बिना ग्राफ की मदद से कर सकते हैं लेकिन अगर सीमा पाई बाई 2 से ऊपर निकलेगी तो आपको फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए निम्न सीमा तो 0 उच्च सीमा कितनी 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई से बड़ा है आप इतना समझ सकते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा साइन x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो साइन x का ग्राफ कैसे बनता है ये आपको बताया जा चुका है साइन x का ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट होगा ऐसा होता है साइन x का ग्राफ। मैं सिर्फ दाईं पक्ष वाला ग्राफ ले रहा हूँ क्योंकि देखिए सीमा कितनी है 0 से 3 पाई बाई 2 का मतलब सिर्फ दाईं तरफ वाला ग्राफ हम बना रहे हैं आपको। तो देखिए ये साइन x का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है साइन x का ग्राफ है अगर इसको y के बराबर ले लें तो y बराबर साइन x। अब ध्यान दीजिए ये जो साइन x का ग्राफ है इसमें देखिए x अक्ष में कितने पॉइंट मिल रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यू लेकिन हमें करना 0 से 3 पाई बाई 2। अच्छा देखिए जो साइन x का ग्राफ होता है उसमें हर एक पॉइंट के बीच में पाई का अंतर होता है। जैसे ये देखिए मूल बिंदु है तो इसको बोलेंगे x बराबर 0 बोल सकते हैं और यहाँ पर जो a पॉइंट है तो ये बच्चों होगा x बराबर पाई तो जो a पॉइंट है उसके निर्देशांक होंगे पाई कॉमा 0 क्योंकि x अक्ष में स्थित है तो कोटि 0। अब a के बाद जो b आया इसमें भी पाई का अंतर होगा तो ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से b से c में क्या करेंगे 2 पाई में पाई और जोड़ दीजिए ये 3 पाई हो जाएगा कॉमा 0 ये क्या हो जाएगा 4 पाई कॉमा 0। यही ग्राफ जब आप x अक्ष की ऋण दिशा में बनाएंगे तो पॉइंट सेम निकलेंगे बस चिन्ह माइनस का निकलेगा। और ध्यान दीजिए अगर आप इस पोर्शन में देखें तो साइन x की मैक्सिमम हाइट ये है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये बिंदु मौजूद है तो आप क्या करें कि हर एक पोर्शन में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है या सबसे नीचा पॉइंट है उसमें आप लंब डाल दीजिए x अक्ष में
तो जैसे एक ये लंब डाला एक, देखिए इस पोर्शन में सबसे नीचा पॉइंट ये है, दूसरा लंब, ये तीसरा, ये चौथा। तो ध्यान से देखिए ये जो लंब होगा वो क्या होगा, ये 0,0 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इस पॉइंट के निर्देशांक आएंगे। तो देखिए इसके एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या, 0, इसका पाई। तो 0 में पाई जोड़ेंगे कितना, पाई बाई पाई, और 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बनेगा, पाई बाई 2, 0। अब इसमें देखिए अगर मुझे इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस पाई में इस 2 पाई को जोड़िए 3 पाई, और 2 से डिवाइड दे दीजिए तो क्या बनेगा, 3 पाई बाई 2, 0। देखिए हमें कहां से कहां तक चलना है, 0 से 3 पाई बाई 2 तक। अब मुझे आगे ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर भी आप निकालेंगे तो ये बनेगा 5 पाई बाई 2, 0, ये बनेगा 7 पाई बाई 2, 0, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो मुझे सिर्फ बच्चों इंटीग्रेशन करना है यहाँ तक, 3 पाई बाई 2 तक करना है ना। तो देखिए 3 पाई बाई 2 तक के इंटीग्रेशन में देखिए एक पोर्शन ये बन रहा है और एक पोर्शन ये बन रहा है। अब मैंने ये नहीं ध्यान दिया, ये पूरा पोर्शन ऊपर की ओर आप चाहें तो यहाँ की लिमिट ब्रेक करेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा पोर्शन ये सेट किया है और ये पोर्शन नीचे वाला सेट किया, यही तो 0 से 3 पाई बाई 2 तक का ग्राफ है साइन एक्स का। तो देखिए 0 से 3 पाई बाई 2 तक के बीच में एक पॉइंट मिल रहा है पाई। अगर आप पाई बाई 2 से भी तोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये देखिए 0 से पाई तक के पोर्शन को 2 भागों में तोड़ने क्या फायदा है, सीधा सीधा एक पोर्शन है ना 0 से पाई। और ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से टूटेगा। तो अब मुझे क्या करना है, अगर 3 का प्रयोग करें तो 3 से मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से 3 पाई बाई 2 साइन एक्स dx। तो कैसे ब्रेक होगा प्रगुण 3 से, देखिए ये पाई बाई 2 मत देखिए, ये ओ से लेके ए तक का जो ग्राफ है ये पूरा बना हुआ है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँ, एक बार इसको 0 से पाई में ब्रेक करूंगा और एक बार पाई से 3 पाई बाई 2 में। अगर आप पाई बाई 2 में ब्रेक करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन क्यों ब्रेक करेंगे, पूरा पूरा पोर्शन। तो मैं क्या लिखूं, 0 से पाई साइन एक्स dx प्लस, और यहाँ पाई तक चल चुके हैं तो पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2। तो जब निश्चित समाकलन का ज्यामिति अर्थ आप लोगों को बताया गया था तो ये भी बताया गया था कि अगर कोई वक्र का हिस्सा एक्स अक्ष के नीचे स्थित हो और अगर हम समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो जो बच्चों वक्र होता है उसका मान यानी फंक्शन की वैल्यू हम निगेटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव नहीं होगा, साइन एक्स लेंगे निगेटिव। देखिए पाई से 3 पाई बाई 2 में देखिए साइन एक्स का ग्राफ किसके नीचे, एक्स एक्स के नीचे। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस का ना देके क्या लेंगे, माइनस का साइन एक्स लेंगे। इसमें साइन एक्स प्लस का क्यों दिया है, देखिए 0 से पाई तक में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो एक्स अक्ष के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव लिया गया है, यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव लिया गया है। क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन 0 से 3 पाई बाई 2 साइन एक्स dx इक्वल। अब आप समाकलन कर सकते हैं, तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस बाहर कर ले तो माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगा दें कितनी, 0 से पाई प्लस। देखिए साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख दिया प्लस कॉस एक्स और लिमिट कितनी, पाई से 3 पाई बाई 2 माइनस, अब एक्स की सीमा रखें कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस, और यहाँ पर कॉस एक्स की जगह 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस फिर एक्स की जगह पाई माइनस कॉस पाई का मतलब कॉस 180 और कॉस 180 का मान क्या होता है, कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1, कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 270 अंश। कॉस 270 अंश का जब आप लोग मान निकालेंगे तो आएगा 0 और माइनस कॉस पाई का मान माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस 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 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2 का बड़ा माइनस में होगा तो प्लस 2, और यहाँ पर देखिए ये 0 बेकार है, ये माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 1 का मतलब 1 यानी प्लस का कितना आने वाला है, इसका आंसर 3 आ गया इसका आंसर।
पॉज करिए कितना स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बेटा आज से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और इस चैप्टर में हम लोग आज से जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा आपका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। जैसे हमने आपको ऑडियो में बताया, हमने पीडीएफ में बताया, बहुत सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए, है ना। आज हम लोग ये सीखेंगे न्यूमेरिकल लगाते कैसे अपनी वीडियो क्लास में। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और उस एग्जांपल से हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं किसी धातु के पटल पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है। ठीक, यानी एक धातु का पटल है और उस पटल पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है वो पड़ रहा है। ठीक, यदि पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य 6600 एंगस्ट्रॉम हो तो क्या मतलब हमने एक क्वेश्चन बनाया और उसके बाद हम लोगों ने कई चीजें इसमें लिखी। जैसे सबसे पहले नंबर फर्स्ट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, नंबर सेकेंड, आपतित प्रकाश की ऊर्जा। बात समझ में आ रही है। नंबर थर्ड, पृष्ठ की देहली आवृत्ति। ठीक, नंबर 4, पृष्ठ का कार्यफलन। और नंबर 5, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि। और इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं। नंबर 1 जूल में और नंबर बी ईबी। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीन को पॉज करके सबसे पहले क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को एक कॉपी पे नोट करिए। ठीक है, और नोट करने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको इस न्यूमेरिकल को लगाना कैसे। चलिए आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें हमें दिया क्या क्या गया है। मतलब कि अगर हम फॉर्मूलों का यूज करेंगे तो उनके लिए हमें क्या क्या दिया जाएगा, किन किन चीजों से संबंधित हम कोई फॉर्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है वो दिया गया है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो आने वाले जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वो आपको दी जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, दूसरी चीज आपको दी जा रही है जो धातु का पटल है उस पृष्ठ पर आवश्यक देहली तरंगदैर्घ्य, उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक देहली तरंगदैर्घ्य वो कितनी है? 6600 एंगस्ट्रॉम, 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम। अब देखो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है सबसे पहले आपको आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो नंबर फर्स्ट में आपको ज्ञात करना है म्यू। नंबर सेकंड में आपको ज्ञात करना है
यानी क्या ज्ञात करना है ई। नंबर 3 पे आपको क्या करना है पृष्ठ देगी आवृत्ति, यानी नंबर 3 में आप लिखेंगे म्यू नॉट। उसके बाद क्या करना है पृष्ठ का कार्यफलन, यानी नंबर 4 में आप लिखेंगे W। फिर आपको क्या करना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, यानी नंबर 5 में आप लिख देंगे ई के में आप दो मान ज्ञात करेंगे, तो ई के का एक मान हो जाएगा आपका ए और एक मान हो जाएगा आपका बी। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले इस चीज पर ये देखते हैं कि हमें फॉर्मूले क्या क्या पता है। ठीक है, तो वो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, ये आप ध्यान से पढ़ते रहे इसे बार-बार। जब देखिए पहला है आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में संबंध, यानी आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में हम जो संबंध लेते हैं वो लेते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, दूसरा होता है फोटोन की ऊर्जा, यानी जो फोटोन की ऊर्जा है वो होती है E बराबर एक को आप लिख सकते हैं h न्यू या लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा, ये वाला मान याद रखिए। ठीक है, फिर होता है कार्यफलन। तो भाई कार्यफलन के लिए आप इसी तरह से दो फॉर्मूले लिखेंगे, पहले लिखेंगे W बराबर h न्यू नॉट या लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा नॉट। अभी तक के जो आपके न्यूमेरिकल में लगाना है उसमें आप इतने फॉर्मूलों का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करें, ये तो अभी वो सब दिया गया है जो मतलब ये भी हमने वो लिखा है जो आपको उपयोग करना है। अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप समझते चलिए कैसे हमें करना है। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, आवृत्ति क्या करनी है, तो आवृत्ति का सूत्र आप लिख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, आवृत्ति के सूत्र से। आवृत्ति के सूत्र से क्या होता है, आवृत्ति का सूत्र, आवृत्ति का सूत्र है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक, अब इसमें देखो सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, कांस्टेंट है, फिक्स है ना। वायु में अभी निर्वात के बराबर ले लेते हैं, निर्वात में होती है 3 × 10⁸, तो वायु में कोई ले लेंगे, चलिए रखते हैं। ये हो गया 3 × 10⁸, मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, और नीचे लैम्डा दिया है। लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है आपका वो एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। किस में दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। तो याद रहे एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, आपको इसे भी मीटर बदलना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसको बदलेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेशन करने से पहले देख लो कि ये है 10⁻+3 और ये है 10⁻−10। तो इसे अगर हम सही से लिखें तो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे 6 × 10⁻⁻7। -7 है, नीचे ऊपर ले जाओगे तो प्लस का होगा, मतलब 1/2 × 10⁸, 8 और 7 मिलाकर 15, जिसे आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻14। क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति को मात्रक होगा हर्ट्ज, Hz से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। अब लास्ट नंबर सेकंड पॉइंट हमें जो ज्ञात करना है उसकी बात कर लें। नंबर सेकंड पॉइंट आपको ज्ञात करना है कि E मतलब फोटोन की ऊर्जा, E मतलब फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर होगा h न्यू। आप रख सकते हैं सीधे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो h का मान कितना है बच्चा, h का मान है 6.6 × 10⁻⁻34 और न्यू का मान अभी आपने निकाला 5 × 10⁻14। मल्टीप्लाई कर लेंगे जब आप इसका, तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 33.0 × 10⁻, कितना आ गया, -19। जैसे आप सही से लिखें तो 3.3 × 10⁻⁻ की जाएगा 18 और आगे क्या लिख देंगे आप, जूल। तो कितनी ऊर्जा बन रही है इससे जो ऊर्जा बन रही है वो E बराबर बन रही है 3.3 × 10⁻18 जूल। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात पे आते हैं, और तीसरी बात में आपको क्या लिखना है, जरा ये देखते हैं। तीसरे नंबर पे आपको याद करना है न्यू नॉट। तो न्यू नॉट के लिए फिर से आप क्या करेंगे, आवृत्ति का सूत्र रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवृत्ति का सूत्र यानी न्यू नॉट बराबर न्यू नॉट बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा नॉट। C की वैल्यू कितनी है बच्चों,
सी की वैल्यू वही है 3 गुणे 10 की घात 8 और लैम्डा नॉट कितना दिया है 6600 गुणे 10 की घात -10, जिसे आप सही से लिखेंगे तो 3/6.6 गुणे 10 की घात ऊपर 8 चल रहा है, नीचे 10 की घात आप 7 लिख सकते हैं। मतलब न्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/2.2 इंटू 10 की घात, अब आपको ऊपर मिलेंगे 8 और 7 15, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 4.8 के समथिंग आपको वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेट करिएगा। मैंने आपको सीधे बता दिया कि कितने हर्ट्ज जो होगी वो आपको इसकी आवृत्ति मिलने वाली है, और ये आवृत्ति कौन सी होगी, देखिए आवृत्ति क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए तरंग से आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, जो आपको प्राप्त करना है वो है कार्य फलन वर्क फंक्शन। तो बेटा आप W नंबर 4 प्राप्त करने के लिए W बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, h न्यू नॉट भी लगा सकते हैं या hc अपॉन लैम्डा नॉट भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम ये लेके चल रहे हैं, हमने न्यू नॉट प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, W बराबर h की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 और इंटू ये मान आपको दे रहा है 1/2.2 इंटू 10 की घात कितना आया 15। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो 22×66 यानी 3 गुणे 10 की घात कितनी आ गई हमारे पास, ये बच रहा है -19। इसे लिख सकते हैं 30 गुणे 10 की घात -18, है ना, एक घात तो इसको दे दी तो यहाँ पर कितनी हो गई 18 हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, सॉरी 0.3 इंटू 10 की घात 18 बनेगा। ये कितना बनेगा 0.3 इंटू 10 की घात 18 जूल माइनस का। क्लियर है, अच्छा आपने कितनी चीजें प्राप्त कर ली, स्ट्रीम। अब बात करते हैं चौथी चीज प्राप्त करने के लिए जो है आपका गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए आप क्या उपयोग करेंगे, आइंस्टीन का समीकरण। क्या करना है, आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E के बराबर E माइनस W। E के क्या है, E के जो होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा है, E फोटॉन की ऊर्जा है, W क्या है, कार्यफलन है। यानी गतिज ऊर्जा जो होती है वो फोटॉन की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर के बराबर होती है। तो आप मान रखिए, चलिए फटाफट E का मान आपने प्राप्त किया 3.3 इंटू 10 की घात -18 माइनस में 0.3 इंटू 10 की घात -18, यानी कितना बच गया, अब हमें मिल गया 3.0 इंटू 10 की घात -18। ये आपको वैल्यू मिल गई है और ये वैल्यू भी आपकी किसमें आएगी, जूल में। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें आपको इस गतिज ऊर्जा को किसमें बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आप लिखेंगे EV में। अगर बदलने हैं तो आप क्या करेंगे, E के बराबर 3.0 गुणे 10 की घात -18 में आप भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30/16 इंटू 10 की घात 1, यानी आप लिख सकते हैं 300/16। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर 300 में 16 का भाग दे देंगे तो अब आप देख लीजिए कितना बचता है। पहले तो आप चाहे छोटे से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कितना लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 75, नीचे बचेगा 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करते हैं, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, 4 का 4 कितना बच गया बेटा, 3 हो गया 35, 4 8 32 दशमलव, ठीक है 1 18। अब कितना बच गया यहाँ पर, 3 हो गया 30, 4 7 28, 4 5 20। तो कितनी गतिज ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा मिल गई 18.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि अब हमें क्या करना है, अगर न्यूमेरिकल्स को लगाने हैं तो हमें कुछ इसी तरह से प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो पीडीएफ में आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो आप सॉल्यूशन बिना देखे, ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़कर उन्हें
गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास जो है 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंटर्स और एरेज और पढ़ा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों एक बार हम रिमाइंड कराते हैं आपको। पॉइंटर्स जो होते हैं आपके एक तरह के वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो जो पॉइंटर्स हैं वो आपके क्या हैं? इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल which stores the address of another variable। तो किस तरह से यहाँ पर पॉइंटर्स में हम लोग काम करते हैं और क्या रिलेशन है पॉइंटर्स और एरे में, इसको हम लोग समझेंगे। एरेज क्या होते हैं आपको पता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है एक समान डेटा का, वो चाहे इंटीजर वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर वैल्यू हो, चाहे फ्लोट वैल्यू हो, कोई भी वैल्यूज होंगी वो आपकी एरेज के अंतर्गत आती है। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर सीखेंगे कि एरे क्या होता है और एरे का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस कोड की सहायता से कि किस तरह से पॉइंटर और एरे कोरिलेट होते हैं। पॉइंटर और एरे कैसे कोरिलेट होते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस कोड की सहायता से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ हमारी हेडर फाइल है #include iostream.h। ये हमारी सबसे जरूरी हेडर फाइल होती है। इसमें जितने भी C++ प्रोग्रामिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं। चाहे वो हमारा cout हो जिससे हम लोग प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो हमारा sin हो जिससे हम लोग वैल्यू स्कैन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसमें है #include conio.h। ये हमारा क्या करता है, इसमें दो फंक्शंस होते हैं CLR और दूसरा फंक्शंस होता है getCH। CLR क्या करता है? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया इसने। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? एक एरे लिया जो इंटीजर टाइप का एरे है और उसके अंदर हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स रखे जो एक 0 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पर होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर क्या होता है? आपका पॉइंटर होता है डेटा टाइप पॉइंटर नेम। तो डेटा टाइप क्या है? int। पॉइंटर नेम क्या है? p। p क्या है? p हमारा पॉइंटर नेम है और उसके आगे जो एस्टेरिस्क लगा है इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक पॉइंटर है। और पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? पॉइंटर एड्रेस को पॉइंट करता है या पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर को भी पॉइंट कर सकता है। यह बात आपको क्लियर है। उसके बाद हमने नॉर्मल एक वेरिएबल लिया। नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर में क्या अंतर है? नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है जबकि पॉइंटर किसी अगले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर इस चीज को हमें समझना हो तो अगर हम एक मेमोरी लोकेशन A ले लें, यहाँ 10 लिख दें, तो नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो ये क्या है? हमारा एक वेरिएबल नेम है। ये है हमारा वेरिएबल नेम और ये जो स्टोर है ये वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग पॉइंटर की बात करें तो ये जो वैल्यू स्टोर हुई है इसका कोई ना कोई अपना एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे एड्रेस हमने लिख दिया 1000, तो 1000 क्या है? इस मेमोरी का एड्रेस है। तो पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करता है जबकि वेरिएबल किसको स्टोर करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है हमारा? ये एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया वेरिएबल का और दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किसका? दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पॉइंटर का। वेरिएबल हमारा वैल्यू स्टोर करता है जबकि पॉइंटर हमारा एड्रेस स्टोर करता है। उसके बाद देखिए लिखा है p इक्वल टू, यानी ये पॉइंटर है, p जो है हमारा पॉइंटर है, इक्वल टू एड्रेस ऑफ a नॉट, यानी एरे का एड्रेस। अगर हम लोग एरे की बात करें तो इसकी जो 0 पोजीशन, 0 जो होती है इंडेक्स पोजीशन होती है। अगर किसी एरे का साइज n है तो n-1 उसमें इंडेक्स पोजीशन होगी। और अगर हम लोग इसका रेफरेंस लेना चाहें तो एड्रेस जो पहला एड्रेस होता है एरे का वो A0 में होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स एड्रेस ऑफ AI में क्या होगा? सबसे पहले जो 0 एड्रेस है। अब इस एरे को हम लोग देखते हैं ये एरे है कैसा।
इसमें 5 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखें, ये हैं 10, 20, 30, 40, 50 पोजीशन है इसमें A0, A1, A2, A3, A4 और इसके एड्रेसेस हैं, चूंकि ये इंटीजर है तो 100, 102, 104, 106, 108। नॉर्मल जो एड्रेस हमने लिखे हैं, वैसे नॉर्मल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये एड्रेसेस नहीं होते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इंटीजर को 4 बाइट का मान के चलता है। अगर हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ एड्रेस हो जाएंगे 100, 104, 108, 112 इस तरह से। लेकिन जो पहले वाले कंप्यूटर्स में बात करें इंटीजर की तो वो 2 ही बाइट को मेमोरी लोकेट करते हैं इंटीजर्स के लिए। और जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल जो एड्रेस होता है उसमें 0x लिख के आता है, उसके बाद ABCD EF ये कुछ भी लिख सकता है। तो हेक्साडेसिमल एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल समझाने के लिए आपको 100, 102, 104, 106 और 108 ले लिए। तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ से हम लोग I का लूप चलाएंगे। यह लूप सिर्फ चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। और जहां जहां आपकी इंडेक्स पोजीशन होगी उन इंडेक्स पोजीशन का क्या कराएगा, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट कराता जाएगा। यानी 10, 20, 30, 40, 50 ये इसका काम हो गया यहाँ तक का। तो ये इसने क्या किया, A of I नॉर्मल एरे की जो 0 पोजीशन है उसका एलिमेंट प्रिंट करा दिया, पहली पोजीशन का, दूसरी पोजीशन का, तीसरी का और चौथी का। अब हम लोग आ गए इस वाली लाइन पे। तो इसमें क्या है, इसमें इस लाइन को पढ़ा, एरे एलिमेंट्स ऑफ I of A। I of A मतलब for I equal to 0, I less than equal to 5, I plus plus, I plus plus, then फिर हमने सी आउट किया I of A, यानी अब इसमें भी एरे की 0 इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस होगा और 0 पोजीशन पे क्या है 10 प्रिंट कराएगा, पहली पोजीशन पे क्या है 20 प्रिंट कराएगा, दूसरी पोजीशन पे 30 प्रिंट कराएगा, तीसरी पोजीशन पे 40 प्रिंट कराएगा और चौथी पोजीशन पे 50 प्रिंट कराएगा। उसके बाद 5 लेस देन 5 होगा नहीं, कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे, एरे एलिमेंट्स ऑफ A plus I। A plus I मतलब I की पहली वैल्यू 0 होगी। A का मतलब क्या है, एरे की पहली जगह पे और पॉइंटर यानी इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, वैल्यू क्या है 10, तो प्रिंट कराता जाएगा। यहाँ ये देखिए ये लिखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे का एड्रेस है और एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये पॉइंटर क्या करेगा, वैल्यू एट एड्रेस करेगा, वैल्यू एट एड्रेस देखेगा, पहले देखेगा, पहले पहुंचेगा ये 100 पे। A0 क्या है, A0 क्या है 100 और 100 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 10, तो प्रिंट करेगा 10। फिर पहुंचेगा A1 पे, A1 का एड्रेस क्या है 102, 102 पे वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है हमारी 20। फिर पहुंचेगा A2 पे, A2 का एड्रेस क्या है 104, वैल्यू क्या है 30, तो 30 प्रिंट करेगा। फिर पहुंचेगा A3 पे, एड्रेस क्या है 106, 40 प्रिंट करेगा और ऐसे ही A4 पे पहुंचेगा, एड्रेस क्या है 108, 50 प्रिंट करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा, ये हमारा क्या है एड्रेस और ये हो गया वैल्यू एट एड्रेस, तो वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट करेगा। उसका हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, यानी ये एड्रेस को डिनोट कर रहा है और P plus I, पहली बार में I 0 है, इंडेक्स पोजीशन 0 पे आ जाएगा अपने आप, उसका एड्रेस देगा, एड्रेस 100, इस पे कौन सी वैल्यू है, क्योंकि पॉइंटर लगा, पॉइंटर हमेशा वैल्यू को प्रिंट कराता है, इसी को इनडायरेक्शनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस लूप की सहायता से ये चलेगा हमारा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और ऐसे ही वैल्यू उठाता जाएगा एक 0 वाली वैल्यू, उसका एड्रेस देखें 100, वैल्यू जो पड़ी है वो है आपकी 10, वो प्रिंट कराएगा। फिर A1 एड्रेस क्या है 102, 20 प्रिंट कराएगा। इस तरह से ये प्रिंटिंग कराता जाएगा और ये यहाँ पर प्रिंटिंग आती जाएगी। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे है P of I प्रिंट करा रहा, तो यानी सीधे सीधे एड्रेस पे P of I यानी P of I प्रिंट कराएगा, यानी P हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, P of I प्रिंट कराएंगे तो भी आपकी 10, 20, 30, 40, 50 यानी I पे कौन सा एलिमेंट है, कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है ये होता जाएगा। उसके बाद P++ इसको 2 से बढ़ाएगा, तो पहले 2 से बढ़ाएगा तो सबसे पहले 10 प्रिंट कराएगा, फिर 2 से बढ़ाएगा तो 102 पे आएगा, 102 पे वैल्यू क्या है 20 प्रिंट कराएगा, फिर 104 पे आएगा, वैल्यू क्या है 30 प्रिंट कराएगा,
106 पे आएगा वैल्यू क्या है 40 क्रिटिकल आएगा, और 108 पे वैल्यू क्या है 50 क्रिटिकल आएगा। तो हम लोगों ने देखे कि किस तरह से पॉइंटर का डिफरेंट तरीके से यूज करने पर हमारे एरेज में प्रिंटिंग हो रही है, और किस तरह से ये एरे की जो डिफरेंट एड्रेसेस पे वैल्यू है वहां से उन वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को आ गया होगा कि किस तरह से एरे में वैल्यू बढ़ती इंक्रीज होती है। ये देखिए ये प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ से दो माइनस माइनस करेंगे तो 104 में जो वैल्यू पड़ेगी उसको उठाएगा। तो आपने ये भी समझा कि पॉइंटर में दो ऑपरेशन होते हैं, एक वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और एक हम लोग उसको एड्रेस की सहायता से दूसरे एड्रेस पे जाकर वहां पे जो वैल्यू एक्सेस है उसको हम लोग कर सकते हैं। यानी पॉइंटर, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पॉइंटर किस तरह से बिहेव करता है स्ट्रिंग के साथ, पॉइंटर किस तरह से बिहेव करता है फंक्शन के साथ, पॉइंटर किस तरह से बिहेव करता है एरेज के साथ, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर से किस तरह से हम लोग एड्रेस से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और पॉइंटर्स का यूज लिंक लिस्ट DQ बनाने में किया जाता है। यानी डेटा स्ट्रक्चर्स में पॉइंटर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये टॉपिक में आज इतना ही रखा जा रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू क्लास। Welcome student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution, myself SK Park. Today I am going to explain the another topic of the lesson molecular basis of inheritance of the class 12, and the topic is DNA transcription. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में, जिसमें DNA से DNA बनता है, अर्थात DNA जो होता है अपनी हूबहू कार्बन कॉपी बनाता है, उस प्रोसेस को हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। आज बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आना चाहिए। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ molecular biology, molecular biology, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे डीएनए के अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए जो होता है, डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, और ये जीन्स जो है कोडेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी जाती है। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं। तो डीएनए के पास अपनी खुद की कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि डीएनए को हम मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, और ये हमारे सेल के होने वाली सारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं। तो डीएनए के अंदर इनके जीन्स की कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कोडेड इंफॉर्मेशन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होती है, तो इसी को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। कैसे ट्रांसफर होती है मैं बताता हूँ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है। यहाँ पर जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि जब डीएनए अपना कार्बन कॉपी बनाता है, तब इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन, तो इसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, यानी कि इसके अंदर, इस डीएनए के अंदर जो कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी वो दूसरे डीएनए के अंदर ट्रांसफर हो गई। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए बनता है, डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसमें होता क्या है कि जो डीएनए की कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए मॉलिक्यूल के में ट्रांसफर हो जाती है, और यहाँ पर
तो इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, जब आपको आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए बन जाता है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए अपनी कोडेड इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए दे देता है। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए के पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन थी वो कोडेड इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गई। डीएनए एक्चुअली में खुद स्वयं प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए इसके पास ऐसे जीन्स होते हैं और उन जीन्स के अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, और यही कोडेड इंफॉर्मेशन जब डीएनए से आरएनए में रन करती है और आरएनए से प्रोटीन बनाने में रन करती है ये इंफॉर्मेशन, इसी पूरे सिस्टम को, इसी पूरे क्रम को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, देखिए होता क्या है, डीएनए जो है अपनी स्वयं की कार्बन कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो कोडेड इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास चली जाती है। तो जब ये आप प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में कैसे होती है। डीएनए के अंदर एक कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन जब ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को देता है तो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इस कोडेड इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है और न्यूक्लियस से बाहर निकलकर आ जाता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जब बाहर निकलकर आ जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में बहुत से राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यही राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ आता है और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है। राइबोसोम्स आपको पता है हेड और क्लिफ्ट बेस के बने होते हैं। इन दो पार्ट होते हैं राइबोसोम्स के, ठीक है, एक स्मॉलर पार्ट होता है और एक लार्जर पार्ट होता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है ये लार्जर पार्ट से, राइबोसोम्स के लार्जर पार्ट से आके जुड़ जाता है और वहाँ पर जुड़ने के बाद फिर उन्हीं राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आएगा, तब उसको हम बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। यहाँ पर हम आज बात करेंगे, देखिए रेप्लिकेशन मैंने बताई दिया, उसकी मैकेनिज्म भी बता दी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। तो इसके बारे में समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है और इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में रन करता है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में रन करता है। इसी को बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए डीएनए का एक ये स्ट्रैंड था, मान लीजिए एक डीएनए का ये स्ट्रैंड था हमारे पास और दूसरा स्ट्रैंड ये था डीएनए का। 2 स्ट्रैंड होते हैं क्योंकि डीएनए
और ए डी के साथ बॉन्ड करेगा और जो ग्वानिन है वो सी के साथ बॉन्ड करेगा। तो एक स्ट्रैंड का अगर सीक्वेंस हमको पता है तो दूसरा तो हम अपने आप ही बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ए की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई की जगह यहाँ सी आ जाएगा, सी की जगह जी आएगा। ई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ए की जगह टी आएगा, जी की जगह सी आ जाएगा और टी की जगह ए, सी की जगह जी आ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। सी की जगह जी आया, फिर डी के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और ए के साथ क्या आएगा, टी आएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से डीएनए का हमने दूसरा स्ट्रैंड भी बना लिया। अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड दे रखा है तो दूसरा स्ट्रैंड भी आप अपने आप इसको बना सकते हैं। और आपको पता है कि एक स्ट्रैंड 5' to 3' रन करेगा तो दूसरा कहाँ रन करेगा, 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो पूरे न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर ये एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का 5' to 3' डायरेक्शन है और दूसरा 3' to 5' डायरेक्शन में है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होगा, जो स्ट्रैंड हमारा 3' to 5' डायरेक्शन में होता है उसी का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे हम। ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा। वो 3' to 5' डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का वही ट्रांसक्रिप्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस होगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के स्थान पे वहाँ पे हमेशा यूरेसिल आता है और साइटोसिन ये होते हैं। ये आरएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं, याद रखिएगा। थाइमिन जो होता है आरएनए वो किससे रिप्लेस हो जाता है, यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। और ये जो थाइमिन है यूरेसिल से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ए हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यू के साथ करेगा और जी वैसे जैसे डीएनए में करता था सी के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मान लीजिए टी है, ठीक है, यहाँ पर थाइमिन है। तो थाइमिन तो आरएनए में होगा नहीं, तो थाइमिन के स्थान पर